हम पढ़ रहे थे पहले सेक्शन 98 डिपॉजिट बाय परचेजर इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो बंदा परचेजर डिक्लेयर हो गया, जो हाईएस्ट बिडर था, वो 25% वहीं मौके पे ही रेवेन्यू ऑफिसर को पे करेगा अपनी हाईएस्ट बिड की अमाउंट का 25%। अगर वो पे नहीं करता फिर क्या कंसिक्वेंस है? कंसिक्वेंसेज ऑफ फेलर टू पे डिपॉजिट। सेक्शन 99, इफ द पर्सन हु मेड द हाईएस्ट बिड फेल्स टू पे द डिपॉजिट, कि जो पर्सन परचेजर डिक्लेयर हो गया वो अपनी 1/4 या 25% है वो पे नहीं करता, तो फिर क्या होगा? एमसीक्यू इसका ये है कि इफ द पर्सन हु मेड द हाईएस्ट बिड फेल्स टू पे द डिपॉजिट, द प्रॉपर्टी सेमी कॉलन, ऑप्शन होंगे शेल बी सेल्ड, मे सेल्ड, मे नॉट बी सेल्ड एंड शेल नॉट बी सोल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा शेल बी सोल्ड। सेक्शन 100, टाइम फॉर फुल पेमेंट। The full amount of the purchase money shall be paid by purchaser before the close of 30th day from that on which he was declared to be purchaser। इसके 2 MCQs हैं। पहली जो अमाउंट थी वो थी डिपॉजिट, डिपॉजिट था 25%, 1/4। ये जो सेक्शन 100 के अंदर पेमेंट है ये उस प्रॉपर्टी की फुल कीमत है। इट मीन्स कि अगर उस दिन, बिड वाले दिन, ऑक्शन वाले दिन 25% पे हो गई तो 75% जो बकाया अमाउंट है वो कब पे की जाएगी? एमसीक्यू बनेगा, द फुल पेमेंट ऑफ द परचेज मनी शैल बी पेड विथ इन ऑप्शन 1 30 डेज, ऑप्शन 2 13 डेज, ऑप्शन 3 15 डेज और ऑप्शन 4 20 डेज। तो 30 डेज ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड इसका एमसीक्यूज है, द फुल अमाउंट ऑफ परचेज मनी शैल बी पेड ऑन 30th डे फ्रॉम that on which the purchase on which he was declared to be option 1 the highest bidder, option 2 the purchaser, option 3 both A and B और option 4 none of these। तो करेक्ट ऑप्शन है द परचेजर। सेक्शन 101, प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, कि अगर फुल अमाउंट वो पे नहीं करता जो हाईएस्ट बिडर था तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए वही सेम परचेजर प्रोसीजर है कि जब उसने डिपॉजिट अमाउंट पे नहीं की थी। तो इसका एक एमसीक्यू बनेगा, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट द परचेजर मनी विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड द प्रॉपर्टी कॉमा shall be resold, may be resold, shall not be resold and may not be resold। करेक्ट ऑप्शन shall be resold। इसकी फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लें, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ द परचेज मनी, पहली लाइन, सबसेक्शन इसका नहीं है। एंड और इसकी फिर सेकंड लास्ट लाइन इसका है प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी शैल बी रीसोल्ड। यहां तक सेम एमसीक्यूज दोनों में से आ सकते हैं, दोनों का ऑप्शन सेम ही है, शैल बी रीसोल्ड। 102, रिपोर्ट ऑफ सेल टू कमिश्नर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस चैप्टर शैल बी रिपोर्टेड बाय द कलेक्टर टू। इसके 2 एमसीक्यूज बनते हैं। ये किसको रिपोर्ट की जाएगी? ऑप्शन 1 होगा कमिश्नर, कलेक्टर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कमिश्नर। सेकंड ऑप्शन ये होगा क्वेश्चन कि एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट शैल बी रिपोर्टेड टू द कमिश्नर बाय के आगे ऑप्शन होंगे रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, कलेक्टर और ऑल ऑफ दिस। इसके करेक्ट ऑप्शन है कलेक्टर, कि रिपोर्ट करेगा कौन? कलेक्टर। किसको करेगा? कमिश्नर को। अब दोनों का ऑप्शन हो सकता है रिपोर्टेड बाई और रिपोर्टेड टू। ये ख्याल रखना है, रिपोर्टेड टू जब आएगा तो कमिश्नर को और रिपोर्टेड बाय जब आएगा तो कलेक्टर को। ये इस तरह भी इसको याद रख लें कि दोनों एमसीक्यूज इजीली ये हो सकते हैं कि अगर सेल का ये एमसीक्यूज आ गया कि रिपोर्ट, जो सेल है वो रिपोर्ट की जाएगी। अब क्वेश्चन में जो नाम होगा वो ऑप्शन में करेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी रिपोर्टेड बाय द कलेक्टर। जब कलेक्टर इधर आ गया तो नीचे कमिश्नर ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में कमिश्नर आया हुआ है तो फिर
नीचे कलेक्टर ठीक है ऑप्शन में। ये दोनों में जो मिसिंग होगा वही सही ऑप्शन होगा। एक नाम जरूर होगा क्वेश्चन में, मिस नहीं हो सकता इस तरह। सेक्शन 103 एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल, कि जो पर्सन डिफॉल्टर है वो कितने टाइम में एप्लीकेशन दे सकता है तो सेल को सेट असाइड करने के लिए। सबसेक्शन 1, एट एनी टाइम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेल एप्लीकेशन में बी मेड टू कमिश्नर to set aside the sale on the ground of some material irregularity or mistake in publishing or conducting it. First MCQ के under Land Revenue Act the sale can be set aside by, या who can, who has the power to set aside the sale under Land Revenue Act? Correct option. Option 1 कमिश्नर, कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है कमिश्नर, ये हाईलाइट कर लें। एंड विद इन 30 days, ये भी हाईलाइट कर लें। विद इन 30 days एंड कमिश्नर एप्लीकेशन टू सेट असाइड। और इसका सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि एप्लीकेशन टू सेट असाइड द सेल टू द कमिश्नर विल बी मेड विद इन ऑप्शन 1 30 days, 20 days, 15 days, 10 days। करेक्ट ऑप्शन है 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन दी जाएगी। Subsection 2 है a sale shall not be set aside on any ground of specified in subsection 1 unless applicant proves to the satisfaction of the commissioner that he has sustained substantial injury by reason of irregularity or mistake। इसका MCQ नहीं बनता। सेक्शन 104 ऑर्डर कन्फर्मिंग और सेट असाइड सेल, इसमें दो MCQ बनेंगे। Subsection 1, after the expiration of 30 days from the date of the sale, if such application as is mentioned in section 103 has not been made, or if such application has been made and rejected, the commissioner shall make an order confirming the sale. And if such application has been made allowed, the commissioner shall make an order satisfying the sale. इसमें ये MCQs है कि under Land Revenue Act, who has power to confirm or set aside the sale? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कमिश्नर। कमिश्नर, कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर, ये चार ऑप्शन बन सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो इन दोनों 103 और 104 के अंदर दोनों का ऑप्शन कमिश्नर है, कलेक्टर नहीं है, क्योंकि ऊपर ज्यादा कलेक्टर यूज हुआ है। सेल को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन भी कमिश्नर की दी जाएगी, और कंफर्म अगर विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर कोई एप्लीकेशन सेट असाइड करने की नहीं आती तो फिर कमिश्नर उसे ऑटोमेटिकली कंफर्म कर देगा उसको सेल को, कि ये सेल कंफर्म हो चुकी है और इसे हक मलकियत यानी इंतकाल जो है इस बंदे के नाम कर दिया जाए, अगर इसने पेमेंट कर दी है तो। पेमेंट जब हो चुकी होगी तभी कंफर्म होगा ये ऑर्डर। सर आज 104 तक ही रहने दें। अच्छा, थोड़ा सा रह गया था आगे। अच्छा सर। को- और चलें 1 मिनट ठहर जाइए, इसको क्लोज करते हैं। Subsection 2, if at any time within यस 30 days from date of the sale, the defaulter pays the arrear in respect of the property has been sold together with the cost incurred for the recovery of such arrear, commissioner shall make an order set aside the sale। अब इसका ये important MCQ है कि if at any time within 30 days from the date of sale, कि जिस दिन सेल हुई, पहले दिन ऑक्शन वाले दिन जब हाईएस्ट बिडर आ गया और बिड उसकी एक्सेप्ट हो गई, उस दिन से इफ एट एनी टाइम विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, अगर उस बंदे ने फुल प्राइस भी जमा करा दी है, उस बंदे ने 1/4 भी जमा करवा दिया है जो हाईएस्ट बिडर था, लेकिन फिर भी उस डिफॉल्टर के पास 30 दिन हैं कि वो अपनी जो डिफॉल्ट अमाउंट है वो पे करे लैंड रेवेन्यू की। अगर वो पे कर देता है तो जो सेल है वो सेटिस्फाइड कर दी जाएगी। अब इसका क्वेश्चन ये बनता है कि इफ एट एनी टाइम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेल द डिफॉल्टर पेज द एरियर, ठीक है, द सेल शैल बी, द सेल और आगे क्वेश्चन मार्क आ सकता है, शैल बी सेट असाइड, मे बी सेट असाइड, मे नॉट बी सेट असाइड एंड शैल नॉट बी सेट असाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है एंड वाली लाइन। अब इसकी पहली लाइन हाईलाइट कर लें एरियर तक, और लास्ट लाइन हाईलाइट कर लें शैल मेक एन ऑर्डर सेट असाइड सेटिंग असाइड द सेल। तो सेल शैल बी सेट असाइड।
ये करेक्ट ऑप्शन है। 105, रिफंड और डिपॉजिट ऑफ परचेज मनी व्हेन सेल सेटिसाइड। जब सेल सेटिसाइड हो जाएगी तो जो परचेजर था, हाईएस्ट बिडर था, उसने जितनी भी अमाउंट जमा करवाई तो वो इंटाइटल होगा कि उसको सारी रकम जो है वो वापस कर दी जाए, वो सेल सेटिसाइड होने की सूरत में। सेक्शन 106, प्रोक्लेमेशन आफ्टर पोस्टपोनमेंट ऑन और ऑन रीसेल। ए सेल मेड आफ्टर पोस्टपोनमेंट अंडर सेक्शन 96, अगर पोस्टपोन हुई और फिर रीसेल की गई, on the satisfied of the sale under section 104 shall be made after the issue of fresh proclamation in the manner provided। इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है। और आज फिर यहाँ तक हमें एंड करना चाहिए, और कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैटरडे को क्लास होगी सर? नहीं, हम अब मंडे से होगी इंशाल्लाह, 107 से आगे पढ़ेंगे फिर। ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, कोई सवाल है यहाँ तक? सर ये जो पटवार सर बसता है ये भी थोड़ा करवा दीजिएगा, मतलब एंड पे ना, जी जी, ये ड्रम्स जरूर वगैरह करेंगे हम, जब हमारी ध्यान रिवीजन रख। की क्लास होगी ना तो इस पे हम पूरा एक लेक्चर करेंगे। जी ठीक होगा सर। जी, आमना पूछ रही थी कुछ। सर मैं पूछ रही थी, जी जो हमने ये पढ़ा कि अगर डिफॉल्टर जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर अपने एरियर्स पे कर देता है जी तो सेल जो है वो सेट असाइड हो जाएगी। जी अब मैं पूछना चाह रही थी कि जब जो परचेजर है उसने 25% दे दी है जी और उसके बाद उसे 30 डेज मिले हैं फुल पेमेंट के लिए, जी। तो वही 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो डिफॉल्टर अगर पे करता है तब सेल सेट असाइड होगी, या उसने फुल पेमेंट कर दी है उसके बाद भी 30 डेज होंगे उसके पास? दोनों सूरतों में, क्योंकि जो 25% है वो तो फर्स्ट डे, जिस दिन सेल ऑप्शन हुई पहला दिन, उसी टाइम ही उसने पे हम्म। करना है जिस वक्त उसने बिड लगाई और वो हाईएस्ट बिडर डिक्लेयर हुआ। जब वो हाईएस्ट बिडर डिक्लेयर हो जी। गया तो उसने 25% वो जमा करवानी है लाजमी। ठीक है, उसके बाद जब हम्म। हाईएस्ट बिडर ने 25% जमा करवा दी और वो परचेजर डिक्लेयर हो गया, उसके बाद उसके पास 30 दिन हैं कि वो पूरी अमाउंट जमा करवाए। और सेम उसी डे से 30 दिन डिफॉल्टर के पास भी हैं कि वो अपनी डिफॉल्ट अमाउंट पे कर दे। दोनों के पास टाइम है। और अब दो सूरतें ओके। हैं कि एक तो 25% जमा करवाई हुई रकम है परचेजर ने, तो हम्म। और डिफॉल्टर अपनी अमाउंट पे कर देता है, तो फिर उसको वही 25% रिफंड कर दी जाएगी। अगर जो परचेजर था वो फुल प्राइस भी जमा करवा चुका है और विथ इन 30 डेज वो हम्म। डिफॉल्टर भी अपना जो डिफॉल्ट अमाउंट है वो पे कर देता है, तो फिर उसे वो फुल अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी, जितनी भी वो जमा करवाएगा उसको वापस कर दी जाएगी। ओके, मीन्स के यही 30 डेज दोनों के पास होंगे, डिफॉल्टर के पास भी और परचेजर के पास भी। यस अगर वो एग्जैक्ट। फुल पेमेंट हो चुकी है जी, उसके बाद वो फिर 30 डेज नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, सेम वही 30 डेज जितने फुल हम्म। अमाउंट जमा करवाने के पास, ओके जमा करवाने के ठीक। लिए बिडर के पास है, और उतने हम्म। ही वो डिफॉल्टर के पास है। सेम वही 30 डेज है। ठीक है। जी। ठीक ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? चलें जी, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे।